एक वक्त हुआ करता था जब फिल्में जो हुआ करती थी वो इंटरटेनमेंट की एक निशानियां हुआ करती थी, या फिर लोग उससे ज्यादा मैसेज भी लेते थे, साथ ही साथ एक इंजॉयमेंट का एक जरिया बना था। बट अभी के दौर में देखा जा रहा है कि कुछ इस मूवी को अब सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है। वो आप कश्मीर फाइल देख लीजिए, या फिर आप बंगाल फाइल्स देख लीजिए, केरला फाइल्स, तो इस तरह की जो फाइल्स बन रही है, ये कितना ज्यादा फिल्मी दुनिया को इफेक्ट कर रहा है। देखिए, फिल्म के कई जॉनरास होते हैं जिसमें सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता, सोशल फिल्में होती हैं, धार्मिक फिल्में होती हैं, समाज के लिए कोई मैसेज देने वाली फिल्म होती है। तो ये जो फिल्में बनाई जाती हैं, तो इनका जिस जाविये से बनाई जाती हैं, जिस लिए बनाई जाती है, उनका अपना एक मकसद होता है। मकसद बिला मकसद कोई फिल्म नहीं बनाई जाती। अगर एक मूवी कॉमेडी वाली भी बनाई जाती है, एंटरटेनमेंट के लिए भी बनाई जाती है, तो उसका भी ये मकसद है कि लोगों को एंटरटेन किया जाए, उनके चेहरे पे हंसी लाई जाए। अगर एक थ्रिलर हम देखते हैं, तो थ्रिलर का भी एक मकसद होता है कि लोगों के अंदर वो हौसलामंदी बेदार की जाए। या इसी तरह से जब हम सोशल फिल्में देखते हैं, तो उसमें समाज के लिए कुछ होता है। अभी इधर हालिया मैंने भी महसूस किया कि अभी कुछ अरसे से कुछ ऐसी फिल्में आ रही हैं कि जिन्हें हम एजेंडा फिल्म कह सकते हैं। जी, उसे हम न तो सियासी ये सोशल फिल्म कह सकते हैं, न उसे कोई फैमिली फिल्म कह सकते हैं, बल्कि प्योरली वो किसी न किसी एक एजेंडे के तहत बनाई जाती है। बिल्कुल। और जैसा कि मैंने कहा कि फिल्में बिला मकसद नहीं बनाई जाती। तो मैंने जब इस पे नजर डाला, गौर किया, तो मैंने देखा कि ये जो फिल्में, जो एजेंडा फिल्में हैं, इसके पीछे जो रीजन है वो बहुत ही भयानक है। बजाय लोगों को जोड़ने के, बजाय लोगों के अगर दिमाग में कोई गलत फहमी है तो उसको दूर करने के, यहाँ पे उसके जरिया उसे एक टूल की तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है कि जिसके जरिया जो भी लोग हैं वो सत्ता में बने रहे या उन्हें मजबूती मिले। ये एक मैंने देखा। प्लस ऐसे ऐसे उसमें मनाजिर डाले जा रहे हैं कि जो लोगों को हिजाब में मुब्तला करते हैं, और जहां पर एक अच्छी फिजा भी है तो वो फिजा खराब हो जाती है महज उस फिल्म की वजह से, क्योंकि लोग जज्बाती होते हैं। और जब हम नजर के सामने इस तरह की चीजों को देखते हैं, तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली एक नेगेटिव या पॉजिटिव एक बेदारी होती है, और उसका ये परिणाम है। तो जैसा कि आपने जिन फाइल्स का नाम लिया, तो मैं तो समझता हूं कि इस तरह के फाइल्स को उठा के ऐसी जगह पे रख देना चाहिए कि लोगों का हाथ या लोगों की नजर वहां तक न पहुंचे, ताकि जो समाज का वातावरण है ये सही। आदाब दोस्तों, मैं हूं शमा अफरोज। सच टीवी 24x7 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दरमियान मौजूद है जावेद नसीम साहब। आपको बता दूं कि जावेद नसीम साहब का अगर तारुफ अगर पेश किया जाए तो वर्ड भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि इनकी जो शनाख्त रही है वो बहुत ही अनोखा रहा है। खास तौर से अगर मोहम्मद रफी साहब की बात करें, दुनिया जो है वो मद्दा है, पूरे हिंदुस्तान में जो उनका एक चर्चा है, उनके फैन फॉलोअर्स है, ठीक उसी तरह जावेद नसीम साहब के भी फैन फॉलोअर्स मोहम्मद रफी साहब के तर्ज पर जिस तरह से काम करते हैं, या मोहम्मद रफी साहब के लिए जिस तरह से काम कर रहे हैं, उसके लिए एक अलग इनकी शनाख्त हो रही है, या इनकी शनाख्त है। इसके अलावा साथ ही साथ ये एंकर भी हैं, ब्लॉगर भी हैं, और साथ ही साथ ये स्क्रिप्ट राइटर भी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक मशहूर शायर भी है। अब शायरी की दुनिया में भी इनकी कोई एक अलग पहचान रखते हैं। मगर इस दरमियान में सोशल मीडिया पर एक अलग धूम मचा है। जावेद नसीम साहब की एक मूवी आई है, फिल्म शराब। ये इनकी तीसरी फिल्म है। इससे पहले इन्होंने 2 फिल्में बनाई। एक रहा वो अटूट बंधन, इसके अलावा हमसफर। फिल्म शराब की अगर बात कर ही ये रिलीज हुआ है, मगर पूरे तौर पर धूम मचा है। जावेद नसीम साहब से हम सीधे तौर पर बात करेंगे, क्योंकि एक तरफ जहां ओटीटी की बात करें या फिर सिनेमा हॉल की बात करें, तो अब लोग सिनेमा हॉल की तरफ से हट करके ओटीटी के जरिए फिल्मों को ज्यादा देख रहे हैं, क्योंकि ये सीरीज वाइज भी चल रहा है। मगर जावेद नसीम साहब इन दोनों चीजों से अलग हटकर एक अलग शनाख्त बना रहे हैं। यूट्यूब के जरिए समाज के उन चीजों को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने फिल्मों के जरिए कुछ किरदारों को शामिल करके, ताकि समाज में जो बुराइयां फैल रही है उन बुराइयों की निशानदेही कर रहे हैं और उसे खत्म करने की एक भरपूर कोशिश कर रहे हैं। बात करेंगे जावेद नसीम साहब से। जावेद नसीम साहब, आपकी जो अभी जो मूवी आई है फिल्म शराब, उसको लेकर के काफी चर्चाएं हैं। इससे पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, अब फिल्म भी रिलीज हो गई है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे देखा भी जा रहा है, क्या कहेंगे?
सबसे पहले तो मैं सभी देखने वालों की खिदमत में अपना आदाब, सलाम, नमस्कार पेश करूंगा। और जैसा कि शमा जी ने बताया कि मैं कई तरह के कामों में मसरूफ हूँ, एंकर भी हूँ, शायर भी हूँ, ब्लॉगर भी हूँ। और जैसा कि उन्होंने बताया कि मोहम्मद रफी साहब की शख्सियत पे, उनकी जिंदगी पे मैंने काफी सालों तक और काफी सालों से एक तवील काम कर रहा हूँ। और उस हवाले से मेरी जो शनाख्त है वो बहुत सारे, न सिर्फ के हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी दूसरे मुल्कों में भी है। ये तमाम चीजें चल रही थी। साथ ही साथ मैं चूंकि एक्टिंग से वाबस्ता रहा हूं और कहीं ना कहीं जो आसपास समाज में हमारे जो बिखरी हुई कहानियां हैं, जो चीजें हैं वो कभी कभी मुझे खुश कर देती हैं तो कभी कभी दुखी कर देती हैं। कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनके बारे में मैंने देखा कि लोग या तो सोचना नहीं चाहते, या अगर सोचते हैं तो उस बारे में बात नहीं करना चाहते। और जिस तरीके से इस बारे में बात करने की जरूरत है, शायद कहीं ना कहीं उस चीज की कमी है। ये अभी जैसा कि आपने फिल्म शराब के बारे में कहा, तो शराब जो है, आपको पता होगा कि इसकी जो कहानी है ये एक ऐसी नौजवान लड़की की कहानी। ये मैंने फोकस किया है आज के नौजवान तबके के ऊपर कि जब से ये हमारे मोबाइल का सिलसिला चला है, उस पर ये शॉर्ट्स एंड रील्स का सिलसिला चला है, तो हमारे नौजवान इतने महव हो गए हैं, इसमें इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं कि इन्होंने अपनी एजुकेशन, अपने कैरियर, अपनी हर जिम्मेदारी को जैसे भुला दिया है। हर वक्त उनके दिमाग में बस वही रील बनाना, शॉर्ट्स बनाना, इस तरह की खुराफात रहते हैं। और ये तमाम चीजें जो कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं दो बातें हैं। एक तो शोहरत का पहलू है कि वो मशहूर होना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि उन्हें लगता है कि रील बनाकर, शॉर्ट बनाकर अगर हमारे व्यूअर्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो एक तो हमारी शोहरत का बाइस होगा और दूसरी है कि हमारी कमाई का बाइस होगा। क्योंकि अभी सोशल मीडिया को लोगों ने एक तरह से अर्निंग का भी एक माध्यम समझ रखा है। अब इसमें एक चीज मैंने फॉलो किया है कि कुछ ऐसे हादसात हुए कि जब मैंने देखा कि ये रील्स बनाने के चक्कर में नौजवानों ने अपनी जानें तक गंवा दी, अपनी एजुकेशन छोड़ दिया है, शादी होने वाली थी, लड़की ने इनकार कर दिया है। तो इस तरह के जब वाकयात तय दर पे मैंने देखे तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये मैसेज समाज में लेकर आऊं कि सोशल मीडिया पे आप रहें, उसे यूज करें, लेकिन क्या है कि देयर शुड बी अ बैलेंस इन एवरीथिंग, और बियॉन्ड द लिमिट एनीथिंग इज बैड। ये जो हम सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, तो ये हकीकत है। तो ऐसे में सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो होना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया आज के डेट में बहुत ही मजबूत माध्यम है लोगों को जोड़ने का, इंफॉर्मेशन का, एंटरटेनमेंट का, चेंज ऑफ व्यूज का। लेकिन इसका जो दूसरा जो रुख है, जिस रुख पे हमारे आज के नौजवान जा रहे हैं, दैट इज वेरी ड्रास्टिक, बहुत ही अलार्मिंग है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक फिल्म बनाकर लोगों को यह पैगाम दूं कि भाई अब जरूरत है कि आप खुद को उस तरफ भी लाएं कि जहां से आपकी जिम्मेदारियां शुरू होती हैं, जहां पे आपका कैरियर है। क्योंकि ये जो है ये एक वर्चुअल वर्ल्ड है और वर्चुअल वर्ल्ड की हर चीज वर्चुअल है, इसकी कोई रियलिटी नहीं है। खास तौर से मैंने एक चीज देखा जिसका मैंने इजहार अपनी कहानी में भी किया है कि आजकल के बच्चे ये समझते हैं कि मोहब्बतें घर में नहीं होती, मोहब्बतें सोशल मीडिया पे होती। जितने व्यूअर्स होते हैं, जितने फॉलोअर्स होते हैं, जितने सब्सक्राइबर्स होते हैं, उन्हें लगता है कि मुझे उतना प्यार किया जा रहा है। जी, सही है। लेकिन ये जो प्यार है ये वर्चुअल है, इसकी कोई हकीकत नहीं, ये टेम्पररी है और इसका लेवल अप डाउन होता रहता है। तो मैंने ये भी देखा कि जब व्यूअरशिप बढ़ी रहती है तो बच्चे बड़े खुश रहते हैं, लेकिन जैसे वो रफ्ता रफ्ता कम होने लगती है तो फिर उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन उजागर होती है। और जैसा कि मैंने कहा कि इसके दो पहलू हैं, एक तो तशहीर का पहलू, शोहरत का पहलू, दूसरे इनकम का पहलू। तो वो देखते हैं कि मेरे हाथ से इनकम भी जा रही है और मेरे हाथ से फॉलोअर्स भी जा रहे हैं, मेरी व्यूअरशिप भी जा रही है। तो नौजवानों को जो जहन है वो इतना मैच्योर नहीं होता, वो थोड़े से में खुश हो लेते हैं, थोड़े से में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, थोड़े से में उनके अंदर एक डिप्रेशन पैदा हो जाता है। तो इसी पॉइंट को मैंने उजागर करने की कोशिश किया है इस मूवी में। तो ये आपका ये मूवी काफी कामयाब देखा गया है, इसका अलग अलग प्लेटफॉर्म पे देखा जा रहा है। इस कामयाबी के पीछे या फिर इस कामयाबी का सहरा आप किन लोगों के सर बांधना चाहेंगे? देखिए, ये जो कामयाबी है, मैं इससे कामयाबी उसी वक्त समझूंगा कि जब मेरी इस फिल्म को देखने के बाद अगर हमारे जो बच्चे हैं, यंग जनरेशन के, अगर कुछ भी थोड़ी तादाद में भी अगर अपने आप को रिकरेक्ट कर लेते हैं
और इन चीजों से थोड़ा सा अपने आप को दूर करके बैलेंस में ले आते हैं, एक नॉर्मल लाइफ की तरफ ले आते हैं, तो मैं कहूंगा कि हाँ, मेरी ये फिल्म कामयाब हुई है। और मैं तो यही कहूंगा कि मैंने एक समाज का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपनी ये जिम्मेदारी महसूस किया कि मैं जिस फील्ड में हूं उस फील्ड के माध्यम से मैं अपनी बात को लोगों तक पहुंचाऊं। तो मैंने तो अपना काम कर दिया है, लेकिन इससे घर घर पहुंचाना, इसमें तो भाई आप लोगों की चाहिए, मुझे साथ आप लोगों का चाहिए। को या इस मूवी को किन किन लोगों के सपोर्ट के बदौलत आप इस मूवी को अब तक इस मुकाम पर लाने में अहम रोल अदा किया? देखिए, सबसे पहला जो सपोर्ट है वो तो हमारे आर्टिस्टों का है कि उन्होंने मुझ पर ये एतमाद किया और मैंने जिस तरह से उन्हें यूज करना चाहा उन्होंने मेरा साथ दिया और ये मूवी हमारी मुकम्मल हो गई। इसमें हमारी टेक्निकल टीम भी शामिल है, साथ ही साथ हमारे वो लोग कि जिन्होंने इस फिल्म को सामने लाने में, जैसे एक हमारी जो मीडिया मीट हुई वो एक अहम स्टेप था कि जहां मैंने मुख्तलिफ मीडिया को इसलिए बुलाया था कि ये जो मेरा कॉन्सेप्ट है इसे आप देखें और जज करें, अगर मैं कहीं पे गलत हूं तो मुझे रिकरेक्ट करें ताकि मैं उस फिल्म को रिलीज करने से पहले ठीक करूं। लेकिन एक खुशी की बात है, मुझे बड़ी हैरत भी हुई कि जितने भी लोग आए थे, काफी ज्यादा मीडिया के लोग आए थे और सबों ने मुझे इस बात के लिए बहुत ही मुबारकबाद दिया, सबों ने सराहा और कहा कि ये आज के डेट का ये बर्निंग टॉपिक है और आपने एक ऐसे टॉपिक को उठाया है कि जिसकी तरफ अभी तक किसी ने नजर तो डाली लेकिन हाथ नहीं डाला। तो अब ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मुझे काफी मदद मिली। हमारे पार्क हेरिटेज के मालिक हैं करामत इलाही साहब, उन्होंने बिल्कुल अपने वीडियो को दे दिया। हमारे एक और मित्र हैं, मेरे ही हमनाम हैं जावेद साहब, उनका साथ रहा, उनका सपोर्ट रहा। इसके अलावा मीडिया पर्संस जो भी आए, हमारी एक आवाज पे वो सारे के सारे आ गए, सारे ने न सिर्फ की बड़ी पजीराई की, मेरा बहुत साथ दिया। और मैं यही कह रहा हूं कि मेरा काम मैंने कर दिया है, अब ये मीडिया वालों का काम है कि इस चीज को इस तरह से फैलाए, क्योंकि ये फिल्म नहीं है महज, और इसमें मेरा कोई कमर्शियल एंगल भी नहीं है, क्योंकि मैंने इसे प्योरली जो बनाया है सिर्फ इसलिए कि मेरा ये एक पैगाम है जो घर घर पहुंचे, हर नौजवान तक पहुंचे। और न सिर्फ ये कि पहुंचे, बल्कि मैंने, अगर आप फिल्म, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस फिल्म को एक बार जरूर देखें। मैंने सिर्फ उसमें जो एंगल को मैंने दर्शाया है वो ये कि ये चीज आपको कहां ले जाती है या इसके परिणाम क्या होते हैं। इसमें एक एंगल ये भी है कि उसे क्या कहते हैं, जैसे रिहैबिलिटेशन सेंटर होते हैं या डी एडिक्शन के कैंप होते हैं, लेकिन वो जो ड्रग वगैरह लेते हैं, ड्रग एडिक्टेड होते हैं, उनके लिए वो चीज काम करती है। लेकिन ये जो नशा है ना, इस नशे के लिए कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर या डी एडिक्शन सेंटर वो काम नहीं करता। इसके लिए हमें उनके अंदर वो जागरूकता पैदा करनी पड़ेगी, वो सोच पैदा करनी पड़ेगी कि ये जो चीज है इसका परिणाम क्या हो रहा है, और एक आपके फ्रस्ट्रेट होकर अपनी जान को देने के बाद आपके घर वालों का क्या होगा। क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारे माँ बाप हमें प्यार नहीं करते, हमारे घर वाले हमें प्यार नहीं करते, ये तो हमें झड़कियां देते हैं, ये तो हमें मना करते हैं, आप मोबाइल में क्यों घुसे हुए हो। लेकिन यही वो लोग बाहर वाले, वो हमें कितना प्यार करते हैं। लेकिन जब कलई खुलती है, जब सच्चाई सामने आती है, तो यही वो यंग जनरेशन है जो अपने आप को बहुत ही टूटा हुआ पाती है। और कुछ लोग हैं जो खुद को संभाल लेते हैं, और कुछ लोग हमारी फिल्म के हीरोइन की तरह हैं जो खुद को संभाल नहीं पाते और फ्रस्ट्रेशन में आकर अपनी जान देते। अब अभी आपने कहा कि फिल्में जो होती थी वो सबक किसी न किसी मकसद के तहत बनाया जाता था। अगर आप पीछे की तरफ जाए तो मुगल आजम भी एक मकसद के तहत बनाया गया था, क्योंकि उसमें एक बाहर की दुनिया को दिखाना, एक शीश महल दिखाना, और उसमें भी बहुत सारे खासतौर से उर्दू की जबान को इस्तेमाल करना। मगर इस जो फाइल्स भी जो बना रहे हैं वो लोग भी तो फिल्म इंडस्ट्री से ही ताल्लुक रखते हैं और काफी पुराने हैं, मगर इतने अरसा गुजरने के बाद इस तरह का फाइल आना। बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, 5 उंगलियां आप देखें तो 5 उंगलियां हमारे हाथ की भी बराबर नहीं होती। तो हर इंसान की सोच या उसका जो नजरिया है वो मैन टू मैन वेरी करता है ना। तो अब है इंडस्ट्री में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी उस जिम्मेदारी को समझते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ नोट छापना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों के आलाकार बने हुए हैं, उनकी अपनी कोई राय नहीं है, उनका अपना कोई जहन नहीं है। दे आर ऑपरेटेड बाय देयर सुपीरियर्स।
और जो सुपीरियर्स हैं उनका अपना एक एजेंडा है, तो वो ऐसे लोगों को इस्तेमाल करते हैं। तो यही चल रहा है। और इस फिजा में मैंने ये कोशिश किया है कि मैं एक सोशल पैगाम लेकर आऊं, और एक ऐसी चीज जो तकरीबन हम हर एक घर की कहानी बनी हुई है, तो इसलिए मैंने एक मैसेज देने की कोशिश किया। तो ये मेरा अपना नजरिया है कि समाज का एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते मैं कुछ और तो समाज को क्या दे सकूंगा, लेकिन कम से कम एक अच्छी सोच, एक अच्छा नजरिया, वो तो मैं समाज के हवाले कर सकता हूं। तो मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। एक आखिरी सवाल, कुछ ऐसे बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर या एक्ट्रेस भी शामिल हैं जो पहले भी फिल्में बनाते थे या बनाया करते थे। आज जब वो फिल्म जब बना रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं एक एजेंडा शामिल रह रहा है या फिर वो भी इसी एजेंडे के शिकार हो रहे हैं। क्या ये एक्टर या एक्ट्रेस में इस तरह की चीजें आना, क्योंकि उनके फैन फॉलोअर्स सिर्फ एक तबका नहीं रहता है या फिर एक के चाहने वाले नहीं होते हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग उनके फैन फॉलोअर्स होते हैं। तो एक्टर या एक्ट्रेस का इस तरह का माइंड होना ये कितना ज्यादा हैम्पर कर रहा है? मैं अपने तरीके से इसकी वजाहत कर दूं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। इसमें दो पहलू हैं। हमारे इंडस्ट्री के जो टॉप के एक्टर्स हैं, स्टार्स, इन्हें एक तो इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है कि उन्हें चूंकि इंडस्ट्री में रहना है, बने रहना है लोगों में, तो वो हमेशा ये चाहते हैं कि उनके सामने कोई ऐसी दीवार ना खड़ी कर दी जाए या उन पे कोई ऐसे इशू ना लाद दिए जाए कि जिसके लिए उनका कैरियर बर्बाद हो जाए। तो ऐसे में उन्हें थोड़ा सा लेकर और मिलकर चलना पड़ता है, या कहीं कहीं तो सर झुकाकर चलना पड़ता है। लेकिन ये जो चीज है ये उनकी मजबूरी, मैं कहूंगा ये उनकी मजबूरी है। जब उन्हें तो आम चूस के खाया जाता है या काट कर खाया जाता है, ये भी दिखाना, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर हम उसी एक्टर से या उस तरह के किसी भी एक्टर से अगर हम ये सवाल नॉर्मल हालात में करेंगे तो शायद वो ये इंटरव्यू लेने को ही तैयार नहीं होंगे। लेकिन वहां पर ये